चैप्टर 18 प्रोटेक्टिव कॉवेनेंट्स एंड रेमेडीज ऑफ सीनियर सिक्योरिटी होल्डर्स। तो प्रोटेक्टिव कॉवेनेंट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव कॉवेनेंट्स वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो सेट करते हैं, जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं। प्रोटेक्टिव कॉवेनेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एफर्मेटिव या नेगेटिव। एफर्मेटिव मतलब कंपनी को क्या क्या करना चाहिए और नेगेटिव मतलब कंपनी को क्या क्या नहीं करना। ठीक है जी, ये बुक में नहीं लिखा है, मैं खुद से बता रहा हूँ आपको। तो अगर कंपनी इन में से किसी भी एक प्रोटेक्टिव कॉवेनेंट्स को वायलेट कर दे तो फिर वो टेक्निकली डिफॉल्ट कर जाती है, चाहे वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेमेंट पे कर रही हो। जो असली वाला डिफॉल्ट होता है वो नहीं माना जाता वो, लेकिन इसे टेक्निकल डिफॉल्ट माना जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप सर्च कर लेना इसके बारे में सारा कुछ। ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो बॉन्ड इंडेंचर होता है या डीड ऑफ ट्रस्ट होती है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे प्रोविजन लिखे होते हैं बॉन्ड के, क्या क्या प्रोटेक्टिव कॉवेनेंट्स होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, वो सब होता है उसमें। और प्रेफर्ड स्टॉक के केस में ये आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में होता है। प्रोटेक्टिव कॉवेनेंट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि कंपनी को कम से कम इतनी वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखनी चाहिए। ये एफर्मेटिव हो गया एक तरह से कि क्या करना चाहिए बता रहा हूँ मैं। और नेगेटिव का एग्जांपल ये हो सकता है कि कंपनी और डेट नहीं इशू कर सकती, ये नेगेटिव हो गया। या फिर जो मेरा बॉन्ड इशू है इसे सीनियर डेट नहीं कंपनी इशू कर सकती, या जो मेरा डेट है इसी का एडिशनल डेट कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, ऑथर कुछ जो प्रोटेक्टिव कॉवेनेंट्स है उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या मतलब होता है और क्या वो सही है या नहीं, हमें मांगना चाहिए वो या नहीं कंपनी से। तो ऑथर बताते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी और रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर था वो पहले कैसा हुआ करता था। तो पहले जैसी कंपनी डिफॉल्ट होती थी या रिसीवरशिप में जाती थी तो जो कंपनी का प्रेसिडेंट होता था उसे रिसीवर बना देते थे, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। और बॉन्ड होल्डर का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोटेक्टिव कमिटीज फॉर्म होती थी। प्रोटेक्टिव कमिटीज इन्वेस्टमेंट बैंक होते थे वो, जिन्होंने वो इशू किए थे बॉन्ड। तो फिर प्लान बनाया जाता था, प्रोटेक्टिव कमेटी और कोर्ट उसे अप्रूव करता था, और फिर पुराने इश्यूज के बदले नए इश्यूज मिलते थे। और जो लोग नए इशू नहीं लेना चाहते थे, रीऑर्गेनाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उन्हें कैश पे कर दिया जाता था, लेकिन कैश काफी लो पे किया जाता था उन्हें। तो बेहतर यही होता था लोगों के लिए कि रीऑर्गेनाइजेशन प्लान में पार्टिसिपेट करें वो। तो इसमें दो डिफेक्ट थे। पहला तो ये था कि जो बॉन्ड होल्डर्स रीऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको बहुत कम कैश दिया जाता था, जो कोर्ट्स को पसंद नहीं था। और दूसरा डिफेक्ट ये था कि जो पुराना कंट्रोलिंग ग्रुप था, जो पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, रीऑर्गेनाइजेशन प्लान के बाद भी उन्हीं की डोमिनेंस रहती थी। और हो सकता है कि कंपनी फेल ही उनकी वजह से हुई हो, उनकी इनएफिशिएंसी और डिसऑनेस्टी की वजह से कंपनी फेल हुई हो। तो अमेंडमेंट्स के बाद क्या होता था, जब कंपनी डिफॉल्ट कर जाती थी तो कंपनी का कंट्रोल ट्रस्टी को दे दिया जाता था, और ट्रस्टी डिसाइड करता था कि बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं कंटिन्यू होना चाहिए। फिर ट्रस्टी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और जज मिलकर डिसीजन लेते थे। सिक्योरिटी होल्डर्स और प्रोटेक्टिव कमेटी अपनी सजेशंस दे सकती थी। ऑथर क्या रेकमेंड करते हैं? ऑथर रेकमेंड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गया तो इमीडिएटली कंपनी का कंट्रोल बॉन्ड होल्डर्स को मिल जाना चाहिए, और एक एडिक्वेट मैकेनिज्म होना चाहिए कि ताकि बॉन्ड होल्डर्स उस कंट्रोल का सही से इस्तेमाल कर सकें। ये बॉन्ड होल्डर्स के लिए इमीडिएट रेमेडी होगी, क्योंकि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई और बैंक्रप्सी फाइलिंग होगी तो बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता है। और ऑथर बोलते हैं कि जो ट्रस्टी है, बॉन्ड ट्रस्टी है, जो कि इंडेंचर में लिखा जाता है कि ये ट्रस्टी होगा, वो एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसकी इसी काम में कॉम्पिटेंसी हो, जो बॉन्ड होल्डर्स का हक सही से रिप्रेजेंट कर सके और उन्हें रेकमेंड कर सके कि किन किन डायरेक्टर्स को कंट्रोल देना चाहिए, ताकि बॉन्ड होल्डर्स फिर उन्हें इलेक्ट कर सकें। और जो स्टॉक होल्डर्स के डायरेक्टर हैं वो माइनॉरिटी रह जानी चाहिए ऐसे टाइम पे फिर। और अगर जूनियर लियन डिफॉल्ट हुआ है तो कंट्रोल जूनियर लियन को दे देना है। सीनियर लियन डिफॉल्ट हुआ है तो सीनियर लियन को कंट्रोल मिलना चाहिए, सिर्फ सीनियर लियन को। और सीनियर लियन डिफॉल्ट हुआ है तो इसका मतलब ये भी है कि जूनियर भी डिफॉल्ट ही होगा, तभी तो सीनियर डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ सीनियर को मिलेगा जो सबसे ऊपर वाला है। और जब कंपनी बैंक्रप्सी में जाती है तो ये टेंडेंसी होती है कि जो फेयर वैल्यू होती है ना सारी सिक्योरिटीज की, वो काफी कम हो जाती है। जैसे कि ऑथर एक कंपनी का एग्जांपल देते हैं, उसकी सारी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स उसके, डिवेंचर्स उसके, स्टॉक इश्यूज उसके, सारे 1/3 ऑफ कैश वैल्यू से भी कम थे, और नेट करंट एसेट के सिर्फ 1/7 थे। कई बार तो ये काम हो जाता है और कई बार इलॉजिकल रिलेशनशिप भी हो जाती है, जैसे कि कंपनी का $1 का डेट सिर्फ 40 सेंट पे ट्रेड कर रहा है, जबकि उसकी स्टॉक बहुत हाई ट्रेड कर रही है। जैसे कि कंपनी के डेट की मार्केट वैल्यू थी 8.8 मिलियन और स्टॉक की वैल्यू थी मार्केट 16.2 मिलियन, तो मतलब स्टॉक डबल पे ट्रेड हो रही थी। और कंपनी बैंक्रप्सी पे है, बॉन्ड होल्डर्स का हक पहला है, तो पेमेंट पहले मिलेगी, बॉन्ड होल्डर्स को मिलेगी, उसके बाद कुछ बचा तभी तो स्टॉक होल्डर्स को मिलेगा, लेकिन स्टॉक की वैल्यूज तब भी इतनी ज्यादा थी। और फिर
जो रीऑर्गेनाइजेशन प्लान्स होते हैं उनमें बॉन्ड होल्डर्स को कई बार स्टॉक ओनरशिप भी मिल जाती है बॉन्ड्स के बदले। जैसे कि ऑथर एग्जांपल देते हैं कंपनी का, उस कंपनी के स्टॉक होल्डर्स ने अपना 75% ऑफ स्टॉक इंटरेस्ट बॉन्ड होल्डर्स को 11.6 मिलियन डिबेंचर वैल्यू के बदले में दे दिया था। और फिर एक और एग्जांपल देते हैं ऑथर रीऑर्गेनाइजेशन का कि जिस बॉन्ड का कूपन रेट 6% था उसका कूपन रेट 3% रिड्यूस कर दिया आगे आने वाले 4 सालों के लिए। तो यानी कि 12% का लॉस हो गया उसे, लेकिन उन 4 सालों के बाद उसका जो कूपन रेट था वो वापस 6% कर दिया अगले 2 सालों के लिए, और फिर उसके बाद अगले 12 सालों के लिए वो 7% कर दिया। तो होना 6 चाहिए था, 7 हो गया और 12 साल के लिए हुआ। तो वो जो पुराने वाला 12% गया था आपका, वो आपको अगले 12 साल में मिल गया। तो ये 2 तरीके बताए हैं ऑथर ने रीऑर्गेनाइजेशन प्लान के। और पहले क्या होता था, जो बॉन्ड ट्रस्टी हुआ करते थे वो बॉन्ड होल्डर्स के सिर्फ एजेंट हुआ करते थे और उनकी ड्यूटीज वगैरह कुछ डिफाइन नहीं होती थी इंडेंचर में, बल्कि उनकी क्या इम्यूनिटीज और इंडेमनिफिकेशन है वो डिफाइन होती थी इंडेंचर में। एक्सकल्पेटोरी क्लॉजेज हुआ करते थे कि मैं इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। ये कहीं नहीं लिखा होता था कि मैं इस चीज के लिए जिम्मेवार हूँ। तो फिर एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके बाद ये एक्सकल्पेटोरी क्लॉजेज हटा दिए गए थे बहुत सारे। तो ये तो होगी बॉन्ड ट्रस्टी की प्रॉब्लम डिस्कस। अब आ जाओ प्रोटेक्टिव कमेटी में क्या प्रॉब्लम है। प्रोटेक्टिव कमेटी कौन बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जिन्होंने वो बॉन्ड्स इशू किए थे। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है क्योंकि जो कंपनी है उसी ने उन्हें चूज किया था अंडरराइटिंग के लिए। तो हो सकता है उनके कंपनी के साथ अच्छे रिलेशन हो तो वो बॉन्ड होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में ना एक्ट करें। तो इनकी बजाय कोई इंडिपेंडेंट कंपनी ढूंढे, वो ज्यादा बेहतर इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो फिर लास्ट में ऑथर क्या रेकमेंड करते हैं? ऑथर कहते हैं कि जो इंडेंचर ट्रस्टी है, जो बॉन्ड ट्रस्टी है, उसको एक्टिवली एंगेज होना चाहिए बॉन्ड इशू को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर जो बॉन्ड ट्रस्टी है वो खुद प्रोटेक्टिव कमेटी भी बना सकता है। वो अपना एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सेट कर सकती है और फिर कमिटीज के जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो बड़े बॉन्ड होल्डर्स हैं उनमें से लोग आ सकते हैं, या फिर जो बड़े बॉन्ड होल्डर्स हैं वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कमेटी के लिए। और ये जो ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बन जाना चाहिए जब बॉन्ड इशू होता है, तभी डिफॉल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक्चुअल में डिफॉल्ट होता है उसके बाद बनते हैं ग्रुप्स, तो पहले से ही बना होना चाहिए और कंपनी को इनको कंपेंसेशन देनी चाहिए। तो एक तरह से बॉन्ड होल्डर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। और जब टाइम आएगा प्रोटेक्टिव कमेटी सेट करने का, या फिर जब कंपनी डिफॉल्ट कर दे मान ले, तो इस कमेटी के पास अच्छी खासी फैमिलियरिटी होगी कि कंपनी के अफेयर्स कैसे रन हो रहे हैं। तो ये एडवांटेजियस होगा बॉन्ड होल्डर्स के लिए भी। इस चैप्टर में इतना ही था। धन्यवाद।